हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th में जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था बच्चों? एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर की। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं बच्चों? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल बनता कैसा है बच्चों? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चों जब 2 or more एटम्स, मतलब हो सकता हो 2 एटम हो या फिर हो सकता हो 2 से ज़्यादा एटम्स हो, और जब वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वो केमिकली जब कंबाइन हो जाते हैं तो केमिकली कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा मॉलिक्यूल है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। अगर क्लोरीन के 2 एटम ले लेते हैं, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ठीक है, और ये अगर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cl2 हो जाएगा, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन के 2 एटम ले लें, 2 ऑक्सीजन ले लिया, और ये जब केमिकली बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? O2 बन जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है? मॉलिक्यूल हो। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है बच्चों जब 2 एटम्स, या तो 2 एटम्स आर 2 more than 2, ठीक है, या तो 2 एटम केमिकली कंबाइन हो या फिर उससे ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाएं। ठीक, सपोज करो अगर ऑक्सीजन के 3 एटम ले लो, 1 2 और ये 3, और ये तीनों का ऑक्सीजन के एटम केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन के 2 एटम ले लो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक, और ये अगर केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? N2 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एटम ले सकते हैं, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो। मतलब यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल की बात मैं बताऊँ बच्चों, तो मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है जब 2 or more than एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वहाँ मॉलिक्यूल बनता है। बेसिक चीज़ जो थी ये थी, है ना। आगे, द फोर्स विच हेल्ड द एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड देखो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो ये जो, जैसे सपोज करो एक तो एटम ए है और इधर एटम भी ए है। ठीक, अब ये जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड बनता है। द फोर्स विच हेल्ड द एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, और उसी बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा? ये हमारा A2 मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन A2 मॉलिक्यूल जो आपस में A2 यानी ये जो A के 2 एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ही ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे, यानी इनके बीच में एक ऐसा फोर्स लगेगा जिसके थ्रू ये कंबाइन होंगे, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गए होंगे। अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज़, यहाँ तक समझ लेते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल होता है क्या है? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का। ठीक, अगर हम बात करें H2SO4, ये क्या है बच्चों? ये एक कंपाउंड है। तो आपको पता है कि भाई कंपाउंड में क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट मिलके बनते हैं, है ना। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखो इसमें हाइड्रोजन है, H2 दिया गया है, तो H2 में क्या है? हाइड्रोजन के एटम है।
और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर क्या बना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है, उसमें हो सकता है वो एलिमेंट हो और कंपाउंड हो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, दो बार लिख गया, विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वही प्रॉपर्टीज होंगी दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कितने प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, टाइप्स की बात करेंगे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में अगर हम बच्चों बात करते हैं तो पहला आ जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। होते क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इसको समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू आर मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, दो से या तो टू आर मोर सिमिलर एटम से, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम से मिलकर बने होंगे। ठीक है, और सिमिलर एटम्स के मिलने से क्या होते हैं, सिमिलर एटम्स के थ्रू ये केमिकली कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर। अब देखो, अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या हम समझ रहे हैं, एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन के ही दो एटम हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का एटम हो और दूसरा हमारा ऑक्सीजन का एटम हो, तब तो गलत हो जाएगा, तब तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा ही नहीं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर एटम हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो कॉमन सी बात है, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना तो इसमें दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और दोनों सिमिलर हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया। नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो अगर N2 मॉलिक्यूल दिया गया तो कॉमन सी बात है, इसमें नाइट्रोजन के दो एटम होंगे, नाइट्रोजन के दो एटम होंगे तभी तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना। ठीक, वहीं पर बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन गैस एज O2 मॉलिक्यूल। भाई ऑक्सीजन गैस में भी क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो ऑक्सीजन के ही तो एटम होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ऑक्सीजन का हो और एक हाइड्रोजन का हो, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्लोरीन गैस एज Cl2 मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन गैस में क्या होता है, Cl2 मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें भी क्या होगा, क्लोरीन के दो एटम होंगे और वही केमिकली कंबाइन हुए होंगे, तभी तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझे होंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बने, वो क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट हो गया, आगे चलते बच्चों। आगे बच्चों बात करेंगे थोड़ा सा एटॉमिसिटी की बात कर लेते हैं, इसमें आ गया है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या बच्चों, अ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम, एटॉमिसिटी क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कि नंबर ऑफ
एटम, है ना, नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट होंगे, तो ये वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी बच्चों। क्या होगी? एटॉमिसिटी होगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, नोबेल गैसेस कौन कौन से, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, बहुत सारी होती, हैव वन एटम ईच इन देयर मॉलिक्यूल, सो द एटॉमिसिटी ऑफ नोबेल गैसेस इज वन। देखो, अब नियॉन लिखा हुआ है तो नियॉन तो सिंगल है, एक ही एटम है इसमें, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? वन हो गई। आर्गन की बात करते हैं बच्चों, तो आर्गन में भी सिंगल एटम है, तो इसकी भी एटॉमिसिटी वन हो गई। मतलब जितने एटम प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिमेंट में, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। सीधी सी बात ये समझ लो। जैसे किसी मॉलिक्यूल में, जैसे A3 ले लो, हमने एग्जांपल के ले लिया कि एक हमारे पास A3 नाम का कोई मॉलिक्यूल है, तो A3 नाम का मॉलिक्यूल है, तो उसमें A3 में 3 A मॉलिक्यूल होंगे, 3 ही तो A के मॉलिक्यूल एटम होंगे। यहाँ पर अगर A3 नाम का कोई मॉलिक्यूल है, तो कॉमन सी बात है कि उसके अंदर A के 3 एटम्स होंगे। तो अगर A के 3 एटम्स हैं तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बच्चों? 3 हो गई। हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि कोई B2 ले लिया, B2 नाम का मॉलिक्यूल ले लिया, तो B2 मॉलिक्यूल बना है तो इसमें B के 2 एटम होंगे। B के कितने एटम्स हैं? तो 2 एटम है, इसलिए B2 की एटॉमिसिटी 2। यही चीज। तो नोबेल गैसेस, वो तो अपना आपको पता है कि नोबेल है, तो नोबेल में क्या, नियॉन सिंगल है, आर्गन सिंगल है, क्रिप्टॉन सिंगल है, तो इसलिए इनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। तो यहाँ पर ऑल हैव 2 एटम्स। भाई हाइड्रोजन में बात करते हैं तो हाइड्रोजन में 2 एटम हैं, 2 ही तो हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। हम N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में भी 2 एटम होंगे, तभी तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना, तो एटॉमिसिटी 2। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 ही तो एटम होंगे, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। वहीं पर हम ब्रोमीन की बात कर लेते हैं बच्चों, Br2, तो Br2 में ब्रोमीन कितना होगा? 2 एटम तो होंगे ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन के 2 एटम है, इसका मतलब ब्रोमीन की भी एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों? 2। ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो उसकी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है। नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। यहां तक समझ में आया बच्चों? इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ भाई। एटॉमिसिटी पता चला कि एटॉमिसिटी क्या होता है ना? कोई डाउट है बच्चों? अगर हो तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एटॉमिसिटी के बाद बच्चों बात करेंगे हम यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? तो बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होगा? द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more, क्या होगा बच्चों? द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों? डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। कैसे? अगर हम बात करते हैं HNO3, ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा बच्चों? उसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट एटम्स भी होंगे। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, इसी तभी तो HCl बना। उसका दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा मेथेन और थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा अमोनिया, ठीक है। अब डिफरेंट एलिमेंट, कॉमन सी बात है, इसमें डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट मिलके ही तो कंपाउंड बनाते हैं। भाई कंपाउंड क्या मिलता है, जब कई सारे एलिमेंट मिलते हैं तभी तो कंपाउंड बनता है केमिकली, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और अब हम चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। हाँ, यहाँ से थोड़े से न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे। इसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे बच्चों, देखो हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, यानी कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है H2। पहला देखो H2। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है ये सबको पता है, 1, ठीक। 2 हाइड्रोजन दिया गया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर कितना आ गया, 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है नाइट्रोजन N2। अब N2 का मास नंबर कितना होता है, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, और यहाँ पर कितना दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28, ये मास नंबर आ गया बच्चों। वैसे ही थर्ड नंबर दिया गया है हमें ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 32। बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे Cl2 मॉलिक्यूल होगा, देखो बच्चों फोर्थ नंबर की बात करेंगे Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है 35.5, और 2 एटम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 3 2 जा 6, 1 7, 71.0। ये किसका हो जाएगा बच्चों, ये क्लोरीन का मास नंबर हो जाएगा। वैसे ही H2O का देख लो, 5 नंबर में हम बात करेंगे, इधर H2O की बात करेंगे। H2O का मास नंबर कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 दिया गया है, 2 पार्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 16 = कितना हो गया 18। ये मास नंबर हो गया। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। अब H2SO4 की बारी आएगी। 6 नंबर है बच्चों हमारा H2SO4। इसका मास नंबर कितना होगा, तो हाइड्रोजन 1 और 2 पार्ट दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सल्फर कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 4, ठीक। तो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। देखो इसमें 2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। ये आ गया H2SO4 का मास नंबर। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं इधर हटाता हूँ, फिर आगे नोट कर, ठीक है। नोट करते रहो। ठीक है, H2SO4 तक हो गया। मैं इधर साफ कर देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अब आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 7 नंबर बात करेंगे NaOH। तो हमें पता है सोडियम का मास नंबर कितना होता है बच्चों 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो इधर 24 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है।
6 4 10 का 0 1 कैरी 2 1 3 1 4, ये आ गया NaOH का मास नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास नंबर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो अगला देखते हैं हम लोग HNO3। H ये 8 नंबर होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 1 रखेंगे, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों पता है आपको 14 होता है, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 × 3। ठीक है, अब देखो 1 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा प्लस 16 3 जा 48। ठीक, कितना हो जाएगा 49, इधर 15 कर लो भाई, इधर ऐड कर लिया 14 + 1 15 और 48। ठीक है, ऐड करो 8 5 13 का 3 1 कैरी और 4 5 1 6 63 हो गया। ठीक है, आगे देखो, यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया सभी का, नोट करो, नोट करो जल्दी से, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। इरेज कर दूं? चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ तक सभी का नोट हो, HNO3 तक हो गया होगा और आप लोगों ने निकाला भी होगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इनके मास नंबर निकाल के बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका मास नंबर बताना है। तो कार्बन का कितना होता है बच्चों 12 होता है, ऑक्सीजन का जैसा कि आपको पता है 16 × 2 होता है। ठीक है, तो 12 + 16 2 जा 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया है ना, और 3 1 4, तो ये आ गया 44 मास नंबर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हैं, फिर चलते हैं, लास्ट में आ जाता है अमोनिया, NH3, अमोनिया का मास नंबर निकालते हैं। तो देखो अमोनिया का मास नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन 14 होता है, आपको हाइड्रोजन का मास नंबर पता है +1, और इधर 3 पार्ट है ऑक्सीजन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इतना नोट करो, फिर उसके बाद 2-4 मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि एक तो मैं मीथेन का आप बताना है, ये आपको निकाल के इसका मास नंबर कमेंट में बताना है। ठीक है, और एक बेंजीन का C6H6, ये 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ये इनके मास नंबर निकाल के, इन कंपाउंड के मास नंबर निकाल के आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, इसी लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों। देखो यहाँ पर, द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि ऑल मैटर, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मैटर होंगे, सॉरी जितने भी हमारे मैटर होंगे वो एक टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसी को मैटर की एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी
ऑफ मैटर इन 1808, है ना, 1808 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, द वेरियस पोस्टुलेट कौन कौन से इनके पोस्टुलेट थे, है ना, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर फॉलोज। पहला क्या था, डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इन्होंने बताया कि जो भी मैटर होता है ना, जो मैटर होता है वो बहुत ही टिनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक कोई एटम है, सॉरी कोई एलिमेंट है, या कोई मैटर ले लो, ये कोई मैटर है। ठीक, तो ये जो मैटर बना है ये छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, और इन्हीं छोटे से पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम जिसे बोलते हैं। अगला इन्होंने पॉइंट क्या बताया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। बच्चों, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एटम को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको क्या डिवाइड करोगे। ठीक है, ना ही तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही चीज़ है ना, इसको ना ही तो एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी किसने बताया, डाल्टन ने बताया। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट। एटम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं बच्चों, इसीलिए हमारे जो एलिमेंट भी होते हैं वो डिफरेंट। लेकिन सपोज करो हमारे पास यहाँ पर सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम में केवल जो एटम पाया जाएगा, जो एटम होगा वो सोडियम का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन एलिमेंट में सिर्फ कार्बन के ही एटम पाए जाएंगे, कोई दूसरा एटम्स इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए एटम्स डिफरेंट होते हैं और इसीलिए एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, all the atoms of given element are identical in every respect having the same mass, size and chemical properties। ठीक है, जैसे किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होंगे, है ना, ये हमारे पास एलिमेंट ए है कोई, है ना, तो इसके जो ए में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके साइज की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चाहे फिजिकल हो या केमिकल की बात करें, मास की बात करें, तो सब एक ही जैसा होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ठीक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट, वही हम बता रहे ना, यहाँ पोटेशियम ले लिया, इधर सल्फर ले लिया, तो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इनका जो मास होगा वो इनका मास नहीं होगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास भी अलग होगा, है ना, कहाँ पर थे, डिफरेंट मास होगा, साइज अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सोडियम का एलिमेंट है, जो सोडियम के एटम है, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी सल्फर के एटम से भी मैच करें। सल्फर के एटम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, सोडियम के एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, केमिकल combination between two elements consist in joining together of atom these element to form molecule of compound। ठीक है, ये उतना important point नहीं है। ठीक है, the number of and kind of atoms in a given compound is fixed। ये भी चीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट होती है कि नंबर और काइंड ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो एटम का नंबर होगा, है ना, जो उसका काइंड होगा, वो क्या होगा, वो फिक्स होगा, ना ही तो बहुत ज़्यादा होगा ना ही तो बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब एक फिक्स रेशियो में ही होंगे, जितने फिक्स रेशियो में उस चीज़ को होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें।
ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर इन फॉर्म कंपाउंड। देखो जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन इन स्मॉल होल इन नंबर्स, मतलब बहुत ही छोटे नंबर में वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो एंड फॉर्म मोर देन कंपाउंड। ठीक है, मतलब अगर सेम एलिमेंट का अगर कोई कंपाउंड होगा तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर कंबाइन मोर देन, वहां पर मोर देन एटम कंबाइन होंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन Cl2 ये मॉलिक्यूल बना, या कोई कंपाउंड ऐसा बना जिसमें सेम टाइप के एटम है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर ज्यादा कंबाइन एटम ज्यादा कंबाइन होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं उनमें अगर एटम शेयरिंग, केमिकली जब शेयरिंग होगी तो वहां पर कॉम्बिनेशन कम होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फॉर्म मोर देन कंपाउंड, वहां पर ज्यादातर कंपाउंड बनेंगे आप। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर हम बात करते हैं डाल्टन सिंबल की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बच्चों। डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डाल्टन के सिंबल क्या थे एलिमेंट के, जैसे डाल्टन ने हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से, ये डाल्टन का सिंबल था, यानी एक जीरो बनाया ऐसे गोला और उसके अंदर कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन को डाल्टन ने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। कार्बन की बात करते हैं तो बच्चों कार्बन को डाल्टन ने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, एक ब्लैक होल टाइप का। ठीक है, ऑक्सीजन को डाल्टन ने इससे रिप्रेजेंट किया, गोल गोल जीरो टाइप का था। फास्फोरस को कुछ इस तरीके से, कार का जो हैंडल होता है उस तरीके का सिंबल था, इससे रिप्रेजेंट किया। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर को कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया और उसके अंदर ये प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लैटिनम की बात करते हैं तो प्लैटिनम का कुछ सिंबल इस तरीके से डाल्टन ने दिया। तो ये डाल्टन के सिंबल थे जब डाल्टन ने एलिमेंट को कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ठीक, आयरन की बात करते हैं तो डाल्टन ने जो आयरन का सिंबल दिया कुछ इस तरीके से दिया था। कॉपर की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर छोटा सी बना दिया, ये कॉपर का सिंबल था। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में डाल्टन ने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसके अंदर छोटा सा एस लिख दिया। ठीक है, ये सिल्वर का था। गोल्ड की बात करते हैं तो डाल्टन ने कुछ इस तरीके से एक गोला टाइप का बनाया, बिस्किट टाइप का, और अंदर जी लगा दिया। ठीक है, ये जी लगा दिया, तो ये इनका गोल्ड का सिंबल था। वहीं पर लेड की बात करते हैं तो एक सर्कल के अंदर एल लिख दिया, इसको लेड का सिंबल डाल्टन ने कहा। और मरकरी की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मरकरी। तो ये डाल्टन ने अपने सिंबल दिए थे एलिमेंट के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, और हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है उसको अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे। इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, और इससे पहले वाला भी अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।